न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। शहबाज शरीफ साहब का दौर हुकूमत जमहूरी आज़ादियों और इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत से जमहूरियत पसंदों के लिए दिलशिकन साबित हो रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कलीदी रहनुमा और कारकुन जेलों में हैं। उन्हें ऐसे मुकदमात में मुलविस किया गया है जिन्हें हुकूमती वकला आला अदालतों में साबित करने में नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक मुकदमे का फैसला आता है तो उन्हें ऐसे ही किसी दीगर जो है मुकदमे में उलझा दिया जाता है। जलसे जुलूस जो कि पाकिस्तानी जमहूरियत में लाजिम व मलजूम रहे हैं उन पर भी कड़ी पाबंदियाँ हैं। हुकूमत के पास दिफा 144 का इख्तियार है जिसे वो बड़ी फराख दिली से इस्तेमाल कर रही है। अगर कभी PTI को जलसे की इजाज़त मिलती भी है तो वो भी उन कड़ी शराइत के साथ कि उससे जलसा न करना बेहतर होता। हुकूमत का कहना है कि जी PTI 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस है और इंतशार और तक़सीम की सियासत कर रही है। ये हुकूमती इल्ज़ामात सर आँखों पर, लेकिन इनका अदालत में साबित होना ज़रूरी है। इस बात पर हुकूमती कारकर्दगी इंतहाई कमज़ोर और मुतनाज़ है। यही नहीं बल्कि सियासी कारकुनों के अचानक गायब हो जाने और उन पर तशद्दुद पाकिस्तान में एक नया मामूल बना दिया गया है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल PTI से वाबस्ता वकील इंसार हुसैन पंचोता की है कि जो गुज़श्ता शाम से पुरस्कार तौर पर गुमशुदा हैं। पंचोता साहब ने इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। इसी मंजरनामे में आप हुकूमत की इन कोशिशों को शामिल कर लें जो मुतनाज़ा आइनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए जारी हैं और जिनके खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं बल्कि वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है। तो अंदाज़ा होगा कि शहबाज हुकूमत ने कितने गैर मकबूल किस्म के महाज बैक वक्त खोल रखे हैं। दहशतगर्दी का तो इसके अलावा है, यानी कि रावी शहबाज हुकूमत के लिए चैन ही चैन नहीं लिख रहा। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्यों नून लीग हुकूमत के बारे में गैर जमहूरी जहनीत रखने और जाबराना हथकंडे इस्तेमाल करने का तासुर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद लतीफ़ साहब। वो कहते हैं कि सियासत जो है बड़ी हद तक एक परसेप्शन का खेल है और आपकी जमात के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसके हवाले से ये एक तासुर कायम होता जा रहा है कि जी रवैया बड़ा गैर जमहूरी है। सिर्फ PTI के हवाले से ही नहीं बल्कि जो दीगर इक़दामात हुए हैं उसको भी अगर उसमें शामिल कर लें। जनाब जावेद लतीफ़ साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सियासत जो है वो परसेप्शन का खेल है और शहबाज हुकूमत के हवाले से ये परसेप्शन जो है या ये तासुर जो है बड़ा गहरा हो रहा है कि जनाब रवैया कुछ गैर जमहूरी है, अदम बर्दाश्त है। एक तो खैर PTI के साथ कि जी उसके जो कई रहनुमा कलीदी जेल में हैं, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। ये परसेप्शन जो है मजबूत से मजबूत तर हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं आमिर ज़िया साहब, बतौर पाकिस्तानी हम सब को ये देखना है कि ये हकीकत है या नहीं। बात सीधी सी है कि एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जिसने कानून पर अमलदारी करवानी है, अगर वो कहे कि मैं कानून तोड़ता हूँ और तोड़ के दिखाए, एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे में खुद शीशे तोड़े, खुद आग लगाए या खुद गैस के शेल मारे किसी को, तो मुझे बता दें कि फिर मुल्क किस तरफ जा रहा है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पे लौ लश्कर लेके अपने सूबे के दूसरे सूबे में आ जाएगा, तो क्या एक सूबाई तासब और क्या इंटरनल लड़ाई मुल्क के अंदर नहीं शुरू करवा देगा? इस पे मुझे ये बताइए, आपका इतना तजर्बा आपको बतौर सियासी कारकुन रहनुमा, आप उससे बेहतर जानते हैं कि जमहूरियत में जलसा जुलूस तो बड़ी आम सी बात है और हमेशा से होता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे लोग जाते हैं। पाकिस्तान है, वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, एक मुल्क है, हमारा वतन है। पंजाब से लोग KP में जाएं, KP के लोग पंजाब में आएँ, तो पहले इतना इशू नहीं हुआ करता था। ये चीज़ें जो थी बिल्कुल चलती रहती थी। अब ऐसा क्या है, क्योंकि इल्ज़ाम ये क्योंकि अगर हुकूमत इतनी रुकावटें खड़ी ना करे, रास्ते बंद ना करें, तो गालिबन ये सूरत हाल भी ना हो जाए। साहब जनाब, पहले तो होता था कि जलसे जुलूस दूसरे सूबों में होते थे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था या कोई वीज़ा लेके थोड़ी जा रहे हैं, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान के अलावा 2014 से आज तक खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला एहतजाज करने के लिए सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी लेके जब हमलावर होता है, ये बता दें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और जमात ने ऐसा किया हो? आज तक कोई बता दें। हमारी भी हुकूमत रही है,
सूबे में और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की रही है या मरकज़ में हमारी रहती है और सूबे में सिंध में उनकी हुकूमत रहती है, तो कभी इस तरह हुआ था कि सिंध की हुकूमत जो है वो लौ लश्कर लेके पंजाब पे चढ़ाई कर दे? नहीं होता था। इतराज़ इस बात का है कि जब आप खुद तोड़ना शुरू कर देंगे कानून को, तो फिर कैसे आप समझा सकते हैं? कल को मैं पंजाब से सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी लेके खैबर पख्तूनख्वा पे हमलावर हो जाता हूँ, तो आप उसको जायज़ करार देंगे? अच्छा, आप उसको कहेंगे कि ये आप दुरुस्त कर रहे हैं? ये जो आपका नुक्ता नज़र है बिल्कुल सराखों के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर है कि जलसा जुलूस पीपल्स पार्टी इमरान खान के दौर में जुलूस लेकर आई थी, किसी ने नहीं रोका था। भाई जलसे जुलूस पे एतराज़ नहीं है, जलसे जुलूस पे एतराज़ नहीं है। आप बतौर वज़ीर आला एक बात कह रहे हैं कि एक गोली को चलाएगा, मैं 10 गोली से उसका जवाब दूंगा। आप बतौर वज़ीर आला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि मैं रुकावटें हटाने के लिए तमाम साजो सामान लेके आ रहा हूं। एतराज़ इस पे आप पे है। चले खैर, वो अली अमीन गंडापुर पे हमें नहीं अटकना चाहिए, उनका एक बात करने का अंदाज, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी सियासत में ये जो मुबालगा आराई की हद तक तो हर तरफ से बात होती है कि जी हम आने नहीं देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। ज़ाहिर है कि उधर से भी बात हो रही है, इधर से भी हो रही है। मैं क्योंकि परसेप्शंस की बात कर रहा था, आपका नुक्ता नज़र बिल्कुल आ गया। मगर एक और बात मैं चाहूँगा कि जरा आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अली अमीन पे ना रुके हम जी, प्लीज़ थोड़ा सा हौसला करें, 1 सेकंड प्लीज़ थोड़ा सा हौसला करें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि उधर से इधर से बातों का जवाब नहीं है। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ये समझ लें कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज हैं। जिस तरह इमरान खान कहता था कि मैं सुबह उठता था तो मुझे मेरी जो मिसेज़ हैं वो कहा करती थी कि आप वज़ीर आज़म हैं, उसको बड़ी देर बाद समझ आई कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैंने अपोजिशन का रोल अदा नहीं करना, मैंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बिहेव करना है। इसको ये समझाएं कि आप वज़ीर आला बन गए हुए हैं, आप उस तरह का बिहेव करें, लोग आपको कॉपी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने नून रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका इसरार एक ही है कि जनाब जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है, उसके साथ हुकूमत इसी तरह का सलूक करती है। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जो कि इस नाचीज़ की राय मेरी राय है, कि बातचीत भी होनी चाहिए, अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल को हल करने की भी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी की सियासत को उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो हम बात करेंगे कि इंतहाई मौजू पे कि हुकूमत जो है तनख्वाहदार तबके से तो 100% टैक्स वसूल कर लेती है, लेकिन इसी मुल्क में ताजिर हैं कि जो कहते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए तक का उनके पास मुनाफा होता है, लेकिन वो उस तरह का टैक्स अदा नहीं करते जो उनका हक बनता है। क्या वजह है, क्या मुश्किलात हैं, इसमें बात करते हैं वक्फे के बाद। गुज़िश्ता माली साल के अख्ताम पर तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 375 अरब रुपए बतौर टैक्स अदा किए, लेकिन मुल्क भर के ताजरों ने फ़कत 34 अरब रुपए जो थे टैक्स की मद में जमा कराए। इनमें बड़े शहरों के वो ताजिर भी शामिल हैं जिनका सालाना मुनाफा हज़ारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बाज़-औक़ात। ताजिर इतना कम टैक्स क्यों अदा करते हैं, इनसे टैक्स वसूल करना इतना मुश्किल क्यों है, इस मामले पर ताजरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 28 अगस्त की हड़ताल के बाद ताजरों और FBR के माबैन जारी मुज़ाकरात में कोई खातिर खा कामयाबी क्यों हासिल ना हो सकी, ये वो सवाल है कि जो हम आज के प्रोग्राम में इस हिस्से में उठाएंगे। हमारा साथ देंगे मोहम्मद नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं FBR के ताजिर दोस्त स्कीम। जनाब नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि ताजिर नुमाइंदे जो हैं वो ताजिर दोस्त स्कीम से इतने नाला क्यों हैं, उसे अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? वो इसलिए अपना दुश्मन समझते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत पूरे मुल्क के रिटेलर्स को एक डिजिटल इनिशिएटिव के जरिए रजिस्टर किया जा रहा है और फिर उन्हें किया जा रहा है और फिर उन्हें कहा जा रहा है कि जी ये आसान और सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म है, इसको जमा करवाएं और फाइलर बन जाएं और डॉक्यूमेंटेड रजीम का हिस्सा बन जाएं। चूंकि इन्हें साल से यानी जब का पाकिस्तान बना है इनको आदत ही नहीं है ये काम करने की, तो इन्हें जरा मुश्किल लग रहा है और इनके लिए जरा परेशानी है। और टैक्स देना जो है वो तो वैसे ही इन्होंने मेरा ख्याल है कि कभी दिया ही नहीं टैक्स, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देने से हमेशा कतराते रहे हैं। और माजी में भी जितनी भी स्कीमें आई हैं जो रिटेल सेक्टर या होलसेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के हवाले से जारी की गई, उन तमाम स्कीमों को इन्होंने फेल किया है और उस पर
खातिर खा अमल दरामद नहीं हो सका और ये टैक्स नेट से बाहर रहे हैं और ये टैक्स नेट से बाहर रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनसे कोई ना पूछे। टैक्स नेट से आप फरमाने के बाहर रहना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो टैक्स नेट में आते हैं उन्हें जो सलूक से जो हमारे कारोबारी अफराद हैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि FBI जिस तरह से तंग करता है, और ये आप नहीं समझते कि बहुत बड़ी वजह है क्योंकि वहाँ पे जो जिन इस्लाहात को होना चाहिए था वो नहीं हो रही। उन लोग समझते हैं कि एक बार FBI के आप निर्गे में आ गए तो फिर आप उन लोगों के रहमो करम पर होंगे। तो जो अदम एतमाद है ये बहुत बड़ी वजह नहीं, और उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये अदम एतमाद को दूर करने के लिए और इन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है और डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है कि FBR ही के अंदर तमाम तर खराबियाँ हैं। जिन लोगों को नोटिस आते हैं, जिनसे पूछगिछ होती है, जिनके खातों की पड़ताल होती है, उनके हिसाबात और उनके गोशवारों में भी खातिर खा गलतियाँ और कोताहियाँ होती हैं। और FBR ही ने बहुत सारे टैक्स डॉजर्स को टैक्स पकड़ा है और FBR ही जो है वो फेक इनवाइसेस और जो फ्लाइंग इनवाइसेस का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको पकड़ती है। तो ये दो तरफा मामला है, इसको आप एक तरफा ना करें, ये दोनों तरफ प्रॉब्लम्स है। दुरुस्त। अच्छा गालिबन आप भी बताए थे जो प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जी रिटेल और होल सेलर्स जो हैं उनका GDP में जो तनासुब है वो 18% है और 6% जो है उनका तनासुब है रेवेन्यूज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब इस फ़र्क को दूर करने के लिए ज़ाहिर है कि एक तो तरीका ये है कि जी मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। क्या किस तरह के इक़दाम करेंगे कि जनाब कि वो लोग जो है टैक्स नेट में शामिल हों, या उनको कहते हैं इंसेंटिव दिया जाए ऐसा कि वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना पसंद करें? जनाब देखिए, इंसेंटिव्स किससे तो बात बहुत आगे निकल गई है, बिकॉज अब इन 77 सालों में इंसेंटिव्स ही दिए गए हैं और उन इंसेंटिव से किसी ने खातिर खा फायदा नहीं उठाया, बल्कि हमारा जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो तो और ग्रो करता रहा है। अब तो इन्फोर्समेंट की बात है। अब इन्फोर्समेंट जो है वो तो इसी तरह हो सकती है कि जो इनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनकी सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, इनका प्रॉपर्टी का लेन देन खत्म हो जाएगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना बेच सकेंगे, ना गाड़ी खरीद सकेंगे, ना गाड़ी बेच सकेंगे, ना बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे, ना बैंक का अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे। तो ये सारे मामलात हैं, ये तो सारे मामलात इस तरह चलेंगे और इस तरह की इन्फोर्समेंट होगी तो फिर ये मजबूर हो जाएंगे कि ये फाइलर बने, क्योंकि जब नॉन फाइलर रहेंगे तो इन पर टैक्सों की बम्बार्टमेंट भी रहेगी और इनकी जेब पे बहुत ज्यादा बोझ भी पड़ता रहेगा। तो ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि अगर रियासत सीरियस है और रियासत को खुद अपनी बका के लिए ये काम करना पड़ रहा है। बिकॉज देखिए, मुझे याद है आप एनफोर्समेंट पे आप बहुत जोर दे रहे हैं और ये पहली मरतबा इस तरह की हमने गुफ्तगू नहीं सुनी। मुशर्रफ साहब का ज़माना था और उस वक्त लगता था भाई फौजी हुकूमत है कुछ भी चाहे कर ले, लेकिन शटर पावर बहुत बड़ी साबित हुई। फिर शटर पावर ने इस किस्म की पहले भी जो कोशिश की गई थी वो नाकाम बनाया उन्होंने। उसकी एक बड़ी वजह ये कि जो हमारी सियासी जमातें खुसूसन जैसे नून लीग है तो इनका तो बहुत बड़ा वोट बैंक वहाँ पर है और ज़ाहिर है कि इसका ये भी एक बिल्कुल तासुर होता है कि जी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वो इनको जो है एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो ये तमाम मामलात हैं जो कि रियलिटीज़ हकीकत है हमारे मुल्क की। किस तरह से आप इस बार पुरुमीद हैं कि जी पहला वाला तजुर्बा हमारा नहीं होगा और मुख्तलिफ होगा, नताइज जो होंगे मुख्तलिफ होंगे? जी, नताइज इस दफ़ा इसलिए भी मुख्तलिफ होंगे क्योंकि रियासत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मुशर्रफ दौर जब आ गया तो मुशर्रफ ने भी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि कुछ अक़वामी हालात इस तरह के हो गए कि बाहर से डॉलर्स आ गए और पैसों की रेलपेल हो गई, तो फिर इन सेगमेंट्स को और सेक्टर्स को छेड़ा नहीं गया। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि कोई बैरूनी दुनिया में भी हमसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं, क्योंकि जो हमने साबका हमारी एक हुकूमत थी उन्होंने जो IMF का हशर किया और IMF के साथ जो वादा खिलाफियां की, तो हमें तो कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपने वसाइल से, हमें अपने टैक्सों से अपना मुल्क चलाना है और हमने तमाम सेगमेंट्स और तमाम सेक्टर से मुनसिफाना तरीके से टैक्सेस को वसूल करना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक सेगमेंट को तो आज़ादी दे दी जाए खुल्लम खुल्ला कि वो जो मर्जी करे और दूसरे सेक्टर पर बोझ डाल दिया जाए। तो ये बड़ा अदल और इंसाफ के तकाजों के भी ऐन मुनाफी होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि आप ये देखें कि अभी FBR के अंदर ताजरों को रसाई भी दी गई है और उनके जो जायज़ मामलात हैं उनको हल करने के लिए। अच्छा, मुझे नहीं मीर साहब, मैं खता कलामी कर रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें हम यहाँ पे एक वक्फा ले लें। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो आपसे पूछेंगे कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि जी ताजिर जो हैं हंसी खुशी जो है इस ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा बन जाएं। बात होती है वक्फे के बाद।
तो जनाब तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्स देने पे मजबूर है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं। लेकिन हमारे जो ताजिर भाई हैं वो हर मरतबा बच जाते हैं, और इस बार हुकूमत का इरादा है कि जी उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, हर हालत में जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसका हिस्सा बनाया जाएगा। अब कैसे बनाया जाएगा वो नईम मीर साहब हमें बता रहे थे वक्फे से पहले। जी नईम मीर साहब, ओवर टू यू। नहीं, मैं तो ये आपको बता कि आपने एक बड़ी बात की कि जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो तो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। इस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। चलें, बिल्कुल देखें, रियासत को बचाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत ने ये जो बड़ा जुर्रतमंदाना स्टेप लिया है कि अपने उस स्पोर्ट और वोट बैंक को जो है वो कायल और मायल किया जा रहा है, और उन्हें बल्कि इन्फोर्समेंट के जरिए उनको इस तरफ लाया जा रहा है कि उन्हें टैक्स देना है, क्योंकि अब इस मामले पर, टैक्सों के मामले पर सियासत नहीं हो सकती। और हमारी तमाम सियासी जमातों को भी मैच्योरिटी का सबूत देना पड़ेगा कि जो टैक्सों के मामलात हैं या जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं, अगर वो एहतजाज करते हैं तो उनके साथ नहीं जाना, उनके साथ नहीं मिलना। और मैं समझता हूं कि अगर जूं सियासी इस्तेहकाम जो है वो आ जाएगा, जो कि मुझे कभी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आएगा, तो ये चीजें और सूरत हाल और भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं आ रहा हूं आपके उस सवाल की तरफ कि इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी। देखें, ताजिरों को जो है वो तमाम FBI के ऑफिस में रसाई दी गई है, इनको मशावरती अमल का हिस्सा बनाया गया है, इनसे बातचीत हो रही है, इन्हें कायल किया जा रहा है, माइल किया जा रहा है, और इन्हें इस बात का एहसास भी दिलाया जा रहा है, सेशंस हो रहे हैं कि मुल्क को जरूरत है आपकी, आए आगे बढ़े और पाकिस्तान के लिए टैक्स अदा करें। लेकिन साथ साथ इन्फोर्समेंट भी हो रही है, और FBI अपना कानूनी तरीका भी इख्तियार, नोटिस जाएंगे एडवांस टैक्स के, तमाम ताजिरों की दुकानों पे जाएंगे, उनसे उन्हें कहा जाएगा कि ये टैक्स आप जमा कराएं, नहीं जमा कराएंगे तो उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे, उनके अकाउंट सील हो जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा अब सूरत हाल वो नहीं है, अब बहुत सूरत हाल बदल चुकी है। ये पुराना FBI भी नहीं है, आप प्लीज इसको मद्देनजर रखिए। अब FBI के पास मालूमात का खजाना मौजूद है, हर चीज FBI के पास मौजूद है। जहां जहां आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस की कटौती होती है वो FBI के पास आपका मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाता है, आप बच नहीं सकते। तो लिहाजा आप इससे बिल्कुल भी भाग नहीं पाएंगे। मैं ताजिरों को कह रहा हूं, बराए मेहरबानी आप जो है वो टैक्स का हिस्सा बने। जब हुकूमत आपको कह रही है कि आपके साथ मिल बैठकर हमने कोई लायामल बनाना है, तो मिल बैठने की राह हमवार करें, मुज़ाकरात से फरार न करें, मुज़ाकरात से भागे ना, मेज पर बैठकर ही सारे मामलात हल होने हैं। रियासत के मामलात हैं, बड़े नाजुक मामलात हैं। मुझे ये बताएं क्योंकि वक्त कम है, मेरे पास 2-3 सवाल हैं कि अब तक कितने जो हैं ताजिर रजिस्टर हुए हैं? कि 6 बड़े शहरों में आपने लॉन्च किया है ना इस स्कीम को, कराची समेत, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, ठीक है ना, कोयटा में कितने ताजिर अब तक रजिस्टर हो चुके हैं? और क्या आप लोगों का हदफ है कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कितने लोगों को मजीद करेंगे? देखें जी, 73,000 लोग तो बराह रास्त ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, और नए फाइलर्स भी 7 लाख अभी तक हो चुके हैं 30 सितंबर तक, 7 लाख समथिंग। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक इनिशिएटिव ऐसा है कि जिसमें हमने नए फाइलर्स भी लाने हैं और हमने रिटेल और होलसेल सेक्टर को रजिस्टर्ड भी करना है। कितने फाइलर्स आएंगे? कमर्शियल मीटर होल्डर्स जो हैं वो तो तकरीबन कोई 32-34 लाख के करीब लोग मौजूद हैं। उनमें से कितने लोगों को हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं बहैसियत ताजिर, बिकॉज इसमें सर्विसेज देने वाले लोग भी मौजूद हैं और उनके लिए अलग एक प्रोग्राम है जो डिजिटल इनवॉइसिंग। बहुत सारे लोग जो है वो रजिस्टर हो जाते हैं लेकिन जीरो टैक्स डालते हैं या बहुत कम डालते हैं, अंडर इनवॉइस। उसका भी हल कर लिया गया है। FBI ने 4000 ऑडिटर्स को जो है वो अपने साथ इंगेज करने का फैसला किया है, अखबार में इश्तिहार दे दिया है। अब कोई ऑडिट से नहीं बचेगा, जो गलत डिक्लेरेशन करेगा वो फंसेगा, और आपको नजर आएगा कि जब एक सख्त गीर ऑडिट होगा और तमाम हिसाबात पूछे जाएंगे तो फिर और भी ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे। जब भी कहीं टैक्स लगता है, टैक्स में इजाफा होता है, तो उसका बोझ इवेंचुअली जो है वो सार्फिन पे आ जाता है, आम आदमी पे आ जाता है, तनख्वाहदार तबके पे आ जाता है। क्या इस बात को कैसे प्रिवेंट करेंगे आप लोग कि जनाब वो यही बात तो उस अनटैक्स सेक्टर को समझना है कि ये शोर डालते हैं कि जी महंगाई हो गई है, ये शोर डालते हैं कि हम माचिस की डिबिया पे भी टैक्स देते हैं, हम पानी की बोतल पे भी टैक्स देते हैं, ये तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। जब ये बात करते हैं तो हैसियत अवाम करते हैं, लेकिन जब इनसे हम टैक्सेस की बात करते हैं तो हम इनसे इनकी आमदन पे टैक्स की बात करते हैं, इसको ये गोलमोल कर जाते हैं। यही वजह है महंगाई की, आम आदमी पर जो बोझ पड़ता है उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो लोग अपने हिस्से का टैक्स नहीं देते तो फिर उसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा होता है। नहीं मीर साहब,
बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए टैक्स तो देना है, लेकिन फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि अगर आप और हम टैक्स दें तो उन टैक्सेस का सही इस्तेमाल भी हो और हुकूमत उन्हें अपने अल्ले तलल्लों में ज़ाया ना करे। हुकूमत भी किफ़ायत शारी से काम ले। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।